हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पैरामेडिकल ईयर 2016 का फिजिक्स क्वेश्चन सारा देखेंगे, जो कि आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स डीसीईसी पीएम में। तो वीवीआई और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स सारा जो 2016 के क्वेश्चंस में पूछा गया था फिजिक्स सेक्शन से। तो चलिए, और साथ ही साथ आपको दो इंपॉर्टेंट सूचना। पहला कि पीपीआई ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सर्च कर लीजिएगा पीपीआई ट्यूटोरियल टेलीग्राम पर, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लीजिएगा। और दूसरा है कि आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है टेलीग्राम चैनल पे, तो मॉक टेस्ट वगैरह भी कीजिए अच्छे से, ठीक है। और पूरा प्रीवियस ईयर्स कर जाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश सबका जितना भी मैंने करा रखा है प्रीवियस ईयर सेक्शन प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए हर जगह, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आपको अच्छा लगे कर दीजिए शेयर, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के भी, ठीक है। तो चलिए समय ना गवाते हुए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। 20 दिन है, मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कर लीजिए। चलिए तो अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि द मिनिमम डिविएशन एंगल फॉर प्रिज्म इज 40 डिग्री, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिनिमम एंगल दे रखा है प्रिज्म का, दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। तो 40 डिग्री आपको दे रखा है, यानी एक प्रिज्म का, आपको एक प्रिज्म का दे रखा है 40 डिग्री डिविएशन, मिनिमम डिविएशन, और प्रिज्म एंगल 60 डिग्री दे रखा है। इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, ठीक है। सो एक प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण आपका 40 डिग्री है और प्रिज्म का कोण आपका 60 डिग्री है। तो इस स्थिति में अधपतन का कोण क्या होगा, अपतन का कोण क्या होगा, 100 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री या 10 डिग्री। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन 40 डिग्री, आपका प्रिज्म एंगल 60 डिग्री और इंसिडेंस निकालना। तो आइए इसको पूरा डिटेल में करते हैं। सो यहाँ पर गिवन आपका हम लोग को है आपका क्या, तो ए, यानी आपका प्रिज्म का एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। मिनिमम डिविएशन एंगल कितना दे रखा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो एक प्रिज्म ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म का आपका कितना एंगल है 60 डिग्री, ठीक। तो इधर से आपका एक इंसिडेंट लाइट गया, ठीक। तो ये जो आपका इंसिडेंट लाइट गया, तो ये आपका कुछ डेविएट करेगा, तो डेविएट करने के बाद मानो इस प्रकार से ऐसे गया, फिर ये आपका नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल लाइन हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोले, आई, इंसिडेंट। अब इमर्जेंट क्या होगा, तो एक तो यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था इसको, और इसके बीच का एंगल, यानी ये आपका नॉर्मल, तो इसका एंगल हमको, आपको क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डेविएशन। तो ये 40 डिग्री आपका है, ठीक है। 60 डिग्री क्या था ये। सो हमको ये निकालना है कि इंसिडेंट क्या होगा, ये इमर्जेंट हो गया आपका, इमर्जेंट। तो आपको बताना है कि आपका कितना होगा। तो फॉर्मूला में पता है कि आई बराबर प्रिज्म ऑफ एंगल, यानी प्रिज्म का कोण होता है मिनिमम डेविएशन, यानी आपका न्यूनतम विचलन कोण के बराबर, डिवाइड बाई 2। तो आई इक्वल टू ए कितना दे रखा है 60 डिग्री, आपका मिनिमम डिविएशन कितना दे रखा है न्यूनतम विचलन, वो आपका 40, कितना हो गया 100 बाई 2, यानी 50 डिग्री। तो 50 डिग्री आपका ये आ रहा है, तो इसका मतलब करेक्ट है, तो आपका बी 50 डिग्री सही हो गया, ठीक है। तो 50 डिग्री आपका सही हो गया। ये था आपका पहला क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और प्रिज्म पे आपका बहुत सवाल आता है, और आप ज़रूर ये चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। ऑप्टिक्स वाला सारा फार्मूलाज अच्छे से कर लीजिएगा ऑप्टिक्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस P और Q के बीच में। सो P और Q के बीच में आपको पूरा ये सॉल्व करना है सीरीज को 1 बाय 1 एक एक करके, और आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है, ये आपको एग्जामिनेशंस में इस बार भी आ सकता है रेजिस्टेंस निकालने, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर आ सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आ सकता है। तो यहाँ से आपका पक्का एक क्वेश्चन रहेगा रेजिस्टेंस वगैरह, क्योंकि हर साल किसी ना किसी वे में आपको
इस टॉपिक से आपका आ रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है 4 ओम, 6 ओम, 24 ओम, 32 ओम। सो इस क्वेश्चन को मैं आज नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है मेरे पास। इसको मैं कल वाले क्लास में आपको फिर से री एक्सप्लेन कर दूंगा। कल जो फिजिक्स का क्लास लूंगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आप लोग होमवर्क ले लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, तब तक नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, कल मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चंस मैं कल करा दूंगा अच्छे से पूरा डिटेल में, और इस कॉन्सेप्ट को भी पूरा अच्छे से समझा दूंगा विथ व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ के ऊपर भी सवाल कैसे आएगा और कैसे पैरेलल और सीरीज में करना है विथ फॉर्मूले। आपको ये मैं पूरा टॉपिक ही प्रयास करूंगा कल समझा दूं, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में कल करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको होमवर्क ले लीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपको अ वायर, यानी आपको एक वायर दे रखा है, ठीक है। वायर आपको दे रखा है ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम, और उसको हम लोग कट कर दिए हैं एन इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। यानी आपको एक तार दे रखा है, ठीक है, जिसका आपका रेजिस्टेंस 36 ओम है, ठीक है, 36 ओम है, और उसको एन इक्वल पार्ट में, मतलब एन इक्वल पार्ट में उसको काट दिया गया है, ठीक है। एन इक्वल पार्ट में इसको काट दिया गया है और उसको पैरेलली यानी एन पार्ट्स में काट के आपका इक्वली एन पार्ट में काट के उसको पैरेलली लगा दिया गया है, ठीक है। पैरेलल आपका लगा दिया गया है। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका आया आपका 1 ओम पैरेलल लगाने के बाद, यानी आर इक्विवेलेंट आपका पैरेलल में 1 ओम आया। तो वो एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको एन का मान निकालना है कि 36 ओम प्रतिरोधक का एक तार को एन एक समान भागों में काटा जाता है। अब कितने भागों में उसको एन पार्ट्स में किया जाता है, यानी इक्वल लेंथ में काटा गया है। अब कितना पार्ट किया गया है कि आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी पैरेलल पे कनेक्ट करने पे, इस सबको एक तार से कनेक्ट करने पर, यानी सबको पैरेलली कनेक्ट करने पे आपका कितना आएगा वैल्यू, तो ये आपको बताना है, ठीक है। आपको जोड़ना है सबको। तो अब इसका एक फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला है कि आपका आर इक्विवेलेंट बराबर आर अपॉन में एन स्क्वायर। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, कभी भी आया ऐसा पैरेलल के लिए पूछे तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। आर इक्विवेलेंट आपको कितना दे रखा है, 1 ओम, ठीक है। आर आपको 36 ओम दे रखा है, ठीक है, और एन स्क्वायर हमको निकालना है, ठीक है। तो एन स्क्वायर इधर चल गया, इधर 36 बाई 1 ओम, ओम ओम कट गया, तो आपका n के ऊपर रूट अंडर 36, तो कितना आया आपको 6, तो 6 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चाहता तो मैं बहुत लंबा तरीका से बता सकता था, लेकिन शॉर्ट में बेस्ट ट्रिक यही है आपका। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप आर इक्विवेलेंट बराबर आर इक्वल टू एन स्क्वायर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल एंड इजी वे में, ठीक है, निकल जाएगा, क्योंकि ये आपका सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपका यही सीरीज में रहता तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एन स्क्वायर आर हो जाता, ठीक है। बात समझ में आई सभी को। तो ये आपका दो फॉर्मूला हो गया, ये आपका पैरेलल के लिए यानी प्रभावी भाव प्रतिरोध, और ये आपका सीरीज के लिए यानी एक पे एक कनेक्टेड हो। पैरेलल में आपका इस तरह से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा फास्ट चलना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है आपका ऑप्टिक्स चैप्टर से। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट शुड बी यूज टू इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, यानी एक सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश प्रयोग में लाना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक माइक्रोस्कोप दे रखा है, उसका रिजॉल्विंग पावर के लिए हम लोग को कौन सा यूज करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ए पीला, बी बैंगनी, सी लाल, या डी आपका इंफ्रारेड, ठीक है, अवरक्त। तो आपको येलो, वायलेट, रेड, इंफ्रारेड में से बताना है। तो ये आपको एक फॉर्मूला पे बनेगा कि आपका रिजॉल्विंग पावर क्या होता है माइक्रोस्कोप का रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। तो रिजॉल्विंग पावर जो आपका होता है, रिजॉल्विंग पावर वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लैम्डा, ठीक है। तो जिसका लैम्डा ज्यादा रहेगा उसका रिजॉल्विंग पावर कम रहेगा, और जिसका लैम्डा कम रहेगा उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा रहेगा। तो विबजियोर आपको याद है, विबजियोर
ठीक है। तो वायलेट का सबसे कम रहता है, तो वायलेट हो गया, उसके बाद ब्लू, फिर ग्रीन, ऐसे करके। ठीक है, रेड का सबसे कम रहेगा रिजॉल्विंग पावर, सबसे ज्यादा किसका रहेगा? वायलेट का, तो वायलेट आपका सही हो जाएगा। विबजी और हमेशा याद रखिएगा, बहुत जगह यूज होता है आपको। ठीक है, विबजी और हमेशा याद रखिएगा इसको। और आपका जो ऑप्टिक्स के ऊपर आप सवाल एक मान के चलिए कि आपका लेंस मेकर फॉर्मूला या कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेकेव लेंस, इस पे आपका जरूर पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा कर लेना। ठीक है, VIBGYOR, वायलेट। ठीक है, इस तरह से आपको सब कलर्स कर लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैकेनिकल वेव, यानी आपका यांत्रिक तरंग का एक उदाहरण बताइए। तो रेडियो तरंग, प्रकाश तरंग, अवरक्त विकिरण या ध्वनि तरंग, यानी रेडियो वेव, लाइट वेव, इंफ्रारेड रेडिएशन या आपका साउंड वेव। तो आपको बताना है कौन सा होगा। इंफ्रारेड रेज आपका होगा, रेडियो वेव, लाइट वेव्स और साउंड वेव। तो देखिए, मैकेनिकल वेव का अर्थ क्या होता है? मैकेनिकल वेव का अर्थ होता है आपका जो मीडियम खोजता है। तो इस तरह से आप याद रखिए, एम फॉर मैकेनिकल, एम फॉर मीडियम। ठीक है, एम एम। ठीक है, एम एम। तो मीडियम का मतलब इसको कुछ चाहिए जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो पाए, मीडियम। तो मीडियम चाहिए जिसके थ्रू ट्रांसमिट हो पाए। तो ट्रांसमिट होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए। तो साउंड वेव आपका जो है ना, मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव। ठीक है, और आपका रेडियो वेव, लाइट वेव, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसको नहीं चाहिए आपका मीडियम, ये वैक्यूम में आपका आराम से ट्रैवल कर सकता है। जैसे लाइट हमारा सन से अर्थ तक रीच करता है, तो वैक्यूम ही ना रहता है। तो लाइट वेव हो गया आपका, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये सारा आपका कहाँ से आ रहा है? सन से आ सकता है। ठीक है, रेडियो वेव्स आपका हम लोग भेजते हैं तो कहीं भी आराम से आपका हो जाता है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए पार्टिकल्स चाहिए, तब जाके आपका होगा मीडियम। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल वेव का क्वेश्चन नंबर 5 का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और एसएचएम से एक क्वेश्चन हर साल आ स्टूडेंट, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन से नहीं, तो फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। तो आप फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन जो 2020 में कराए थे, ठीक है, आपका वेवलेंथ वाला सब आपका साइन ए ओमेगा कॉस, ये सब जितना करके था फॉर्मूलास वगैरह पे डिपेंडेंट, वो सब के ऊपर आपका आ रहा है। तो एसएचएम पे एक क्वेश्चन पक्का है कि आएगा 2021 में भी। ठीक है, 100 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। और ये जितने भी प्रश्न हैं सब आपके रियल प्रश्न थे जो आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर्स में। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा पूरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, इतना मैंने पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक का करा रखा है। तो इतना कर लीजिए, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि सी ब्रीजेज इज काउज्ड बाय, यानी सागर समीर का कारण क्या है। यानी सी ब्रीज किसके कारण होता है? चलन के कारण, संवहन के कारण, विकिरण के कारण, या ये सभी, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो आप जानते हो कि सी ब्रीज क्या होता है? जो सी ब्रीज होता है कि आपका जो सन से आता है रेस, वो पड़ता है आपका समुद्र पे, तो ये हीट ऑब्जर्व करके आपका वेपर में कन्वर्ट्स होता है आपका वाटर। तो ये आपका कन्वेक्शन के कारण होता है। ठीक है, विकिरण के कारण। कंडक्शन और रेडिएशन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये किस कारण होता है? कन्वेक्शन के कारण। और आपका सी ब्रीज हमेशा कन्वेक्शन यानी विकिरण के कारण आपका होता है। ठीक है, सी ब्रीज आपका हमेशा कन्वेक्शन के कारण होता है, रेडिएशन और कंडक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका विकिरण सही है। ठीक है, तो सी ब्रीज का कारण ये हो गया। और देखिए, कभी कभी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ऐसा ऐसा आसान क्वेश्चंस पूछेगा जो आप कंफ्यूज करेगा कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन में। ठीक है, कन्वेक्शन में। सो इस टाइप का के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, और अच्छे से कर लीजिए। और मॉक टेस्ट दीजिए, पीपीआई ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे मॉक टेस्ट चल रहा है, और ये आप पीपीआई ट्यूटोरियल पे वीडियो देख रहे हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर नहीं खुलता है तो पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च कर लीजिए, जो नीचे दे रखा है, टेलीग्राम पे जाके आराम से हो जाएगा। और आपको टीचमेंट ऐप पे पता ही है, हमारी 10 तारीख से स्टार्ट होगी, एग्ज़ाम तक आपका चलेगा, फ्री और निःशुल्क कोचिंग।
सो इनरोल कर लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा क्लासरूम आईडी। तो उसको बस पुट कर दीजिए क्लासरूम आईडी, मैं यहाँ से वेरीफाई कर दूंगा। वेरीफाई करने से आप क्लास कर पाओगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले चुके हैं, मतलब इनरोल हो चुके हैं, तो आप भी जल्दी से क्लासरूम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका पूछा क्या जा रहा है कि अ स्पीड ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 m if its angular speed is 2 pi radian per second then the centripetal force on the particle is। तो आपको बताना है कि एक पार्टिकल दे रखा है, ठीक है, 2 kg का, मास कितना है 2 kg, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, गोल पाथ में घूम रहा है, रेडियस त्रिज्या कितनी दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। तो 2 किलोग्राम का एक कण है जिसका त्रिज्या 1 मीटर है, वितरित पाथ यानी सर्कुलर पाथ पे वो आपका गतिशील है, घूम रहा है। यदि इसका कोणीय चाल यानी एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड जो भी बोलिए, अगर 2 पाई रेडियंस है पर सेकेंड, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, तो आपको इसमें निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका कितना होगा, यानी आपका कण पर अभिकेंद्रित बल कितना लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा आपका, तो सबसे पहले समझिए ये आपका सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ठीक है, रेडियस आप ले लो 1 मीटर, ठीक है, रेडियस r, ठीक है, और ये घूम रहा है आपका, m दे रखा है आपको 2 kg, ओमेगा यानी आपको एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो क्या होता है एम इंटू ए सी के बराबर, ठीक है, एक्सलेशन। तो ए सी कितना आपका रहता है वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मास कितना है 2, ए सी आपका कितना है 4 पाई स्क्वायर आर, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 8 पाई स्क्वायर न्यूटन, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ए सी जो होता है आपका वी स्क्वायर बार आर होता है, जिसको हम लोग बराबर लेते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्टकट फार्मूला, वीवीआई फार्मूला, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और आखिरी प्रश्न आपका इस ईयर का। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इफ द इंडेक्स फिंगर इज पॉइंटेड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, यानी इसको हम लोग इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ठीक है, ये वाला फिंगर को इंडेक्स फिंगर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द मिडिल फिंगर टुवर्ड द ईस्ट, ये मिडिल फिंगर हो गया आपका, ठीक है, ये मिडिल फिंगर हो गया, बीच वाली उंगली है ना, बीच में होती है। सो अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो एक वायर है आपका, मानिए वायर है ये, ठीक है, तो इस पे आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल यूज करोगे, तो मानो कि ये वायर आपका जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो इस पे हम लोग यूज करेंगे। तो आपको बताना है कि फोर्स की कहाँ, मोशन ऑफ फोर्स कैसे एक्ट करेगा, यानी यदि तर्जनीय उंगली उत्तर की ओर है, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, मध्यम उंगली पूर्व की ओर है, ये आपका पूर्व हो गया, कर दिया जाए, तब फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ के नियम यानी लेफ्ट हैंड नियम, बाएं नियम को यूज करके आपको बताना है उसके अनुसार चालक पर क्रियाशील बल की गति की दिशा क्या होगी, यानी फोर्स ऑफ मोशन किस तरफ लगेगा, फोर्स किस तरफ लगेगा, तो दक्षिण, पश्चिम, ऊपर, नीचे, ठीक है, आपको बताना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या कहा गया था कि आपका, बहुत इजी बता देता हूं, एफबीआई का नाम सुने, जैसे सीबीआई, सीबीआई इंडिया का हो गया, एफबीआई कहाँ का हो गया, अमेरिका का। तो एफबीआई याद रखना, तो एफबीआई मतलब क्या होता है, ये आपका एफ बताता है फोर्स, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, ट्रिक्स देखिए, हर चीज को मैं ट्रिक्स से ही बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये चैनल आपको साइंस और इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी करा सकता है, ठीक है। तो इस चैनल पे साइंस इंग्लिश आपको हमेशा आगे भी और सरल तरह से इजी वे में कराया जाएगा।
क्योंकि जो चीज़ आसान होती है वो हम नहीं करते। अदर चैनल्स बहुत हैं जीके हिंदी ये सब कराने के लिए, क्योंकि वो आसान चीज़ है। साइंस कराने वाला यहाँ पे आप खोज लीजिएगा, इतना नहीं मिलेगा चैनल। आपको मिल जाए तो हमको भी कमेंट में लिंक डाल दीजिएगा कि सर देखिए आपसे अच्छा साइंस करा रहे हैं। अच्छा का बात नहीं है, यहाँ आपको जो जेन्युइन प्रश्न होता है ना वो नहीं कराएगा कोई, ठीक है। सो आपका यहाँ पे एफ हो गया, ठीक है, अपवर्ड। तो एफ मतलब हो गया फोर्स, एफ का मतलब हो गया फोर्स, ठीक है। बी हम लोग साइन मैग्नेटिक फील्ड का लेते हैं, याद है सभी को, बी साइन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का लेते हैं, चुंबकीय फील्ड का। तो बी से हम लोग डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, एम से नहीं। तो आपका बी यानी नॉर्थ, ये वाला, और आई यानी ईस्ट वाला फिंगर, मिडिल फिंगर आई। आई से क्या हो गया आपका, आई करंट को हम लोग बोलते हैं ना, आई सिंबल आई लेते हैं। तो ये आपका हो गया एफ बी आई। सो आपका फोर्स कहाँ बता रहा है, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब कौन सा डायरेक्शन, साउथ, क्योंकि ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो ये क्या हो गया साउथ। तो ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ साउथ, ठीक है। सो आपका सही उत्तर हो गया अपवर्ड, ठीक है, साउथ, या इसको ऊपर के नीचे भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो साउथ आपका हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये आपका था पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। पूरा कर लीजिए, प्रीवियस ईयर 20 दिन है एग्जामिनेशंस में, अच्छे से कर लीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट और हार्ड वर्क कीजिए। और जिन्होंने नहीं देखा अभी तक मोटिवेशनल वीडियो, जाके देख लीजिए, कल ही डाला था मैंने। थोड़ा सा आपको इस प्रेशर के माहौल में थोड़ा सा वो हेल्प करेगा। और चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है चैनल। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। और अपना योगदान मत भूलिएगा, मतलब इस चैनल का योगदान मत भूलिएगा कि आपका साइंस और इंग्लिश सारा प्रीवियस ईयर्स कराने में, मॉक टेस्ट लेने में कितना हेल्प किया। तो एग्जाम्स के बाद ज़रूर इस चैनल पे फिर रिविजिट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस चैनल का प्यार भूल नहीं जाना रे, ठीक है। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।